को करना बहुत जरूरी है। तो आज का जो लॉन्च है काफी सक्सेसफुल था और इसमें EOS-8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर क्रमांक 8 इसको भेजा गया है। देखिए ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये बहुत सारी ऊंचाई से, जैसे कि इस सैटेलाइट को 450 या 475 किलोमीटर अर्थ के ऊपर में दिया गया है, स्थापित किया गया है। तो वहां से ये धरती के सतह को देखता रहता है 24 घंटे। ये परिक्रमा करता है, लगभग 90 मिनट में एक बार परिक्रमा कर लेता है। और इस तरह से ये हर बार जो परिक्रमा करता है, मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जैसे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट ऊपर से घूम रही है और उसी समय में धरती भी घूम रही है। तो इसमें होता क्या है कि जब जितनी बार वो सैटेलाइट घूमता है, धरती के दूसरे दूसरे जो भाग हैं उसके नीचे से गुजरते हैं। तो लगभग ये पूरे अर्थ को, पूरे धरती को, उसकी गोलाई को लगभग वो माप करता रहता है। तो इसमें जो है वो खास करके इंफ्रारेड जो सेंसर है, याद रखिए आज से जो बहुत पहले, दशकों पहले जो सैटेलाइट होते थे वो बहुत भारी होते थे। उसके वजन लगभग 750 किलो, 800 किलो, 1 टन, 1.5 टन ऐसे होते थे। आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, माइक्रोचिप्स हैं, वो मेम्स को यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो उसका वजन और जो साइज है वो काफी छोटा हो गया है। तो इसीलिए आज के दिन में छोटे छोटे सैटेलाइट्स बनने शुरू हो गए हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे PSLV है हमारा GSLV है, तो इसको लॉन्च करने के लिए आप वेट करते थे कि हाँ 10 सैटेलाइट आएंगे, 15 सैटेलाइट आएंगे, जिसका वेट मिला के लगभग 2 टन या 2.5 टन हो जाएगा, तब उसके बाद लॉन्च करेंगे। तो बहुत लंबा टाइम लगता था इसके लिए वेट करने के लिए। लेकिन ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये छोटे छोटे सैटेलाइट जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 500 किलोग्राम। तो अभी आज के दिन में जो सैटेलाइट गया है EOS-8, ये सिर्फ लगभग 130 या 140 किलोमीटर किलोग्राम के आसपास में इसका वजन है। तो इसको इमीडिएटली वो आसानी से लॉन्च कर दिया। और ये जो सैटेलाइट है, ये जो माइक्रो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसमें से कि एक नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है सोलर पैनल को डिप्लॉय करने के लिए, और एंटीना को एक ऐसे जिम्बल माउंटेड टेक्नोलॉजी से यूज किया हुआ है कि एंटीना हमेशा अपना जो दिशा है वो एक तरफ बनाए रखे और वो किसी भी तरह से शिफ्ट ना हो। तो ये कुछ एक चीजें नई हैं इस सैटेलाइट में। तो इसको जो अभी लॉन्च किया गया बिल्कुल सर, एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं वीएन सर। और एक बार मैं आपको दोबारा करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बार दिनेश नैन जी का भी हम रुख कर लेते हैं। दिनेश, मैं आपका रुख करूंगा और जानना चाहूंगा सैटेलाइट की जिस तरीके से खासियत यहां पर झा साहब ने बताई है, तो ऐसे में ये सैटेलाइट युद्ध क्षेत्र में किस तरीके से सेना की मदद करेगा? क्योंकि अक्सर हमने देखा युद्ध क्षेत्र में जो मौसम है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए अभिषेक, पहले तो जैसे कि झा साहब ने बताया आपको कि PSLV और SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो थर्ड जिसका प्रक्षेपण आज सफलपूर्वक हुआ है, ये बेसिकली PSLV तो हम लोग माहिर हो चुके थे, मतलब वो तो हमारा सबसे बेस्ट लॉन्चिंग व्हीकल है ही है। और अब आज जो लॉन्चिंग हुआ उसके बाद में SSLV भी हमारा एक छोटी सैटेलाइट्स को ले जाने वाला सबसे ज्यादा भरोसेमंद अब एक लॉन्चिंग व्हीकल बन चुका है। बिल्कुल। जो आज सैटेलाइट गई है EOS, बेसिकली इसका नाम पहले RI सैटेलाइट्स बोलते थे इनको हम, तो शुरुआती नाम थे इनके EOS-1 का। और इसका बेसिकली काम यह था कि ऑब्जर्वेशन करना था लो ऑर्बिट के अंदर रह करके पूरी जमीन का, अर्थ का चारों तरफ से। ये भी पोलर सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि हम लोग कहते थे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये भी जो स्मॉल सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग व्हीकल है, ये भी जो सैटेलाइट है, ये भी पोलर सैटेलाइट्स को ही लॉन्च कर रहा है, जो पोलर के चारों तरफ घूमेगा। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर इसकी खासियत क्या है। देखिए, इसके अंदर 3 मेन चीज लगाई गई है। एक तो है इंफ्रारेड, जो कि मीडियम वेव में भी और लॉन्ग वेव में भी। दूसरा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है। तीसरा इसके अंदर है जो एक अल्ट्रा वायलेट रेज का डॉक्सीमीटर। अल्ट्रा मैं उल्टा शुरू करूंगा। अल्ट्रा वायलेट रेज का जो डॉक्सीमीटर है, ये जो सन से हमारे फ्लेम्स आती हैं, सन फ्लेम्स, इसमें कितनी अल्ट्रा वायलेट रेज है, कितनी इंटेंसिटी है उसकी, वो कितना नुकसानदायक है, इसको पता लगा। अब ये हमने इसलिए भेजा है आज इसके साथ में, क्योंकि हमारा देखो नेक्स्ट जो आगे नेक्स्ट स्टेप है वो गगनयान है।
और साथ साथ में हम अपना एक स्पेस स्टेशन भी बनाना चाह रहे हैं। तो जब वहां पे ह्यूमन बींग्स को हम स्पेस में भेजेंगे, ऑर्बिट में भेजेंगे, तो इन जो सोलर जो रेडिएशन निकलती हैं, बीच बीच में सूरज के अंदर से ब्लास्ट होते हैं, रेडिएशन निकलती हैं, इनके अंदर से अल्ट्रावायलेट कितनी खतरनाक है, कितनी नहीं, उनका क्या असर होगा, और उनकी प्री वार्निंग देने का काम डॉक्सीमीटर करेगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, जहाँ पे अर्थ का बेसिकली पोजिशनिंग का सिस्टम हमने वहां पे भेजा है। ये हमारे लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि इससे हम किसी भी जगह पे कोई भी हरकत कहाँ हो रही है उसको पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं, और उसके एक तरीके से कह ली टेक्निकल, अगर मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूं तो टेक्निकल डाटा के मुताबिक हम हमारे पास ठीक उसकी पोजीशन के बारे में हम पता लगा पाएंगे। और थर्ड चीज इसमें भेजी गई है इंफ्रारेड कैमरास। ये इंफ्रारेड है कि ऑल वेदर, चाहे बारिश हो, तूफान हो, बादल हो, कुछ हो, इंफ्रारेड कैमरेज जो कि मीडियम वेव और लॉन्ग वेव के हैं इसमें लगाए गए हैं, वो जमीन के ऊपर हमें पूरी की पूरी क्लियर पिक्चर देंगे, क्लियर पिक्चर देंगे। अब इसके अंदर से हम मौसम के बारे में पता लगा सकते हैं, इसके बारे में हम कोई समुद्र के पानी के अंदर क्या हो रहा है, उसकी सतह के नीचे क्या मूवमेंट चल रही, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इससे हम जो है हमारा अगर सोशल जो हमारा इसका पर्पस है उसमें देख लीजिए, तो फ्लड्स के बारे में हो, कहीं पे हाई लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी की टूट गई उसके बारे में हो, ये सब इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। मिलिट्रीली जो आपने सवाल किया उसमें बेसिकली पहाड़ों के अंदर खासकर जहां पे जैसे गलवान वैली है, जैसे जो चाइना के साथ हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हैं, या पाकिस्तान के साथ में हमारी एलओसी है, और जो कि हिली एरियाज में खासकर है, तो वहां की सटीक जानकारी हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स के अंदर कामयाबी करने के लिए, वहां पे विंड स्पीड्स, वहां का क्या वेदर है, क्या नहीं है, उसको क्या असर पड़ेगा, हमारे ऑपरेशंस कैसे होने हैं, दुश्मन की मूवमेंट क्या हो रही है, एक एक चीज सटीक डिफेंस के को इसके बारे में मालूम चलेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। और जाहिर तौर पर दिनेश जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और आपने बातचीत में भी कहा कि इससे जो जानकारियां मिलेंगी उससे जाहिर तौर पर सेना को, सेना के अधिकारियों को एक अहम जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ एक बेहतर, एक ठोस प्लान बनाने का मौका भी मिलेगा। जहां से आपका रुकेगा फिर से मैं करूंगा सर, जिस तरीके से इसको लेकर हम देख रहे थे एसएसएलवी को लेकर कि 1 साल के लिए पूरा मिशन जो है लॉन्च किया गया है, और जो ये सैटेलाइट गई है 475 किलोमीटर दूर, वो 1 साल तक काम करेगी। सर, इसको लेकर थोड़ी जानकारी चाहूंगा मैं आपसे, किस तरीके से ये पूरा मिशन है, 1 साल के लिए किस तरीके से मिशन, उसके बाद क्या कुछ होगा इस सैटेलाइट का, क्या ये निष्क्रिय हो जाएगी, इसके बाद दोबारा सैटेलाइट भेजी जाएगी, किस तरीके से आगे का फिर प्लान होगा? देखिए बताता हूँ, कोई भी सैटेलाइट जब एक बार उसको हम ऑर्बिट में डालते हैं, ऑर्बिट मतलब क्या होता है कि जब धरती से हम इसको भेजते हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो सैटेलाइट वापस धरती पे गिर जाए, तो इसीलिए इसको इतना हमें वेलोसिटी देनी पड़ती है कि जहाँ पे कि उस वेलोसिटी से उस मास का, उस सैटेलाइट का वेट और वेलोसिटी का जो मेजर है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, बाहर जाने वाली फोर्स, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि धरती की तरफ खींच रही होती है जी की, ये दोनों बराबर हो जाती है, और तब वो मतलब वेटलेस हो जाता है वहां पे। और वेटलेस कंडीशन में जब हवा की अनुपस्थिति में, स्पेस में हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे जिस भी कक्षा में उसको स्थापित करते हैं वो वहां पे चलता रहेगा, वहां घूमता रहेगा, आप कह लीजिए महीनों, सालों, दशकों तक, अगर उसमें कोई और परिवर्तन ना हो। लेकिन वही है, अगर की बात ऐसी है कि जितनी बार हम यहाँ से सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं तो कुछ न कुछ हवा को भी हम बाहर फेंक देते हैं, तो ये वायुमंडलीय की जो हवा है वो बाहर की तरफ जाती रहती है, और वायुमंडल के छोटे छोटे कण, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो उस ऑल्टीट्यूड पे भी होते हैं, जो हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, LEO। इसमें हवा के कुछ अणु या मॉलिक्यूल्स जो हैं ये चीज होते हैं। तो ओवर अ टाइम, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, इसमें जो वो हवा के अणु से जो टकराते हैं अपने जाते समय में, याद रखिए इसकी जो गति है, आज जो सैटेलाइट स्थापित हुई है, इसकी गति 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 7.5 किलोमीटर ये चलती है। तो इतनी गति पे जब ये घूम रही होती है तो हवा के जो कण है उससे टकराती है, तो धीरे धीरे सैटेलाइट जो है वो स्लो होने लगता है। जैसे सैटेलाइट स्लो होने लगता है उसकी गति कम होती है, और फिर वो नीचे आ जाता है, धरती के नीचे आने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं डीके रेट। तो अगर उस सैटेलाइट में एक प्रोपल्शन सिस्टम भी है, छोटा सा मोटर है,
जिससे कि प्रोपल्शन सिस्टम से उसकी गति को बार बार बढ़ जाए, इसके चाहे हर महीने में या हर 2 महीने में, तो ये सैटेलाइट जो है वो दशकों तक वहां रह सकती है। तो इसीलिए सैटेलाइट की जो लाइफ है कि वहां पे कब तक रहेगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है जहां पे कि कम से कम हवा के अणु से उसका टकराव हो। दूसरी, वो कम से कम उसकी गति का जो है वो क्षीण हो या ह्रास हो। और तीसरी जो होती है क्या उसमें कोई प्रोपल्शन सिस्टम है या नहीं। अगर प्रोपल्शन सिस्टम है तो वो डीके को नलीफाई करके आप वापस उसी गति से उसको वहां पे रखता है। तो इन 3 चीजों पे, इन 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है वो सैटेलाइट वहां पे कब तक रहेगा। एक और लास्ट चीज जो होती है, यूजुअली सारे सैटेलाइट में जो कंप्यूटर चलते हैं, जो उसके जितने इलेक्ट्रिकल गतिविधि होती है, एक बैटरी होती है और उसमें सोलर पैनल होते हैं जिससे कि सूरज के प्रकाश से लेके वो बिजली पैदा करती है और फिर उसको बैटरी को चार्ज करती रहती है। तो इन सबों का मिला जुला जितना कितना उसके ऊपर में प्रतिबद्धता है, डिपेंडेंसी है, तो उस पे ऊपर में डिपेंड करता है कि ये कब तक सैटेलाइट वहां पे काम करेगा। और जैसे आप जानते हैं कि वहां पे आज हजारों सैटेलाइट्स हैं, लगभग 5,500 के आसपास में सैटेलाइट अभी स्पेस में है। तो वहां पे एक स्थिति हो गई कि कहीं एक दूसरे से टकरा न जाए। तो उसके लिए जो हम लोग कहते हैं ये रॉकेट साइंस है, ये स्पेस साइंस है, काफी कॉम्प्लेक्स है। उन सारे चीजों को ध्यान में रख के सैटेलाइट को ऐसे जगह में डिप्लॉय किया जाता है जहां किसी और से टकराव ना हो और जहां से इसकी गति का ह्रास भी ना हो। तो वो सैटेलाइट वहां पे काम अनवरत करती रहती है। अगर सैटेलाइट का अगर वेलोसिटी वॉश आउट ना हो तो वो सैटेलाइट वहां पे निरंतर जब तक आप चाहें वो तब तक वो वहां पे घूमता रहेगा। जी बिल्कुल सर। दिनेश, आपका रुख करूंगा मैं। और अगर जिस तरीके से सैटेलाइट जब भी भारत में कोई लॉन्च होती है तो जो हमारे पड़ोसी हैं, दुश्मन पड़ोसी हैं, वो परेशान जरूर होते हैं। इस सैटेलाइट से किस तरीके से दुश्मनों की परेशानी और बढ़ती हुई नजर आएगी, दिनेश जी? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी बात, जहां से आपके जो एक्सप्लेन किया उन्होंने इतना डिटेल में, उसमें दर्शकों के लिए थोड़ी सी बात और डालना चाहूंगा। बिल्कुल सर। भारत ने जो सैटेलाइट छोड़ा है, माइक्रो सैटेलाइट, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, अपना ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, इसको वापस लाने का 1 साल के बाद में प्रोग्राम है। बिकॉज हमारा मानना है कि हमारा ये कर्तव्य बन जाता है आज की तारीख में कि स्पेस को कम से कम कचरे में तब्दीली ना, कचरा ना हो वहां पे। बिल्कुल। तो उससे हम लोगों ने एक स्टेप ये लिया है कि जब हमारी सैटेलाइट का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो हमने इसको किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली वापस धरती पर लेके आना है। क्योंकि अभी अगर आपको याद हो, थोड़े दिनों पहले चाइना का एक सैटेलाइट जो लॉन्चर था, उसका जो 3rd स्टेज का रॉकेट था, वो लोअर ऑर्बिट में ब्लास्ट हो गया और उसके करीब 700-800 टुकड़े जो हैं वो लो ऑर्बिट के अंदर, स्पेस के अंदर फैल गए। अब ये टुकड़े वहां घूमते रहेंगे, धीरे धीरे करके धरती पे गिरेंगे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के मुताबिक। लेकिन इस बीच किसी भी सैटेलाइट से या किसी स्पेस स्टेशन से अगर ये टकराते हैं तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है छोटे टुकड़े की भी कि वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। और हमारा जो कचरा फैला हुआ है अर्थ के चारों तरफ, इसका अभी एक तरीके से जियोपॉलिटिकल लेवल पे निवारण करना जरूरी हो गया। अब हम आते हैं बात पे आपकी कि हमारे दुश्मन देश जो हैं। देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली बात करना चाहूंगा, दर्शकों से भी। चाइना भी सैटेलाइट के अंदर काफी प्रोग्रेस कर चुका है। बिल्कुल। चाइना ने मून मिशन भी किए हैं और चाइना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। तो हमारा ये कहना कि चाइना हमारे साथ में अड़ नहीं सकता या चाइना टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जो कि भुखमरी से जूझ रहा है, उस देश के पास अपना कुछ भी नहीं है। वो जो भी मदद ले रहा है या तो चाइनीज की सैटेलाइट से ले रहा है, उनसे भीख मांगता है, उनसे मदद मांगता है, अपने नाम तक कुछ भी नहीं। उनकी मिसाइल्स भी सारी चाइनीज, नॉर्थ कोरिया से आई हुई। तो भारत कोई भी टेक्नोलॉजिकल अभी एडवांसमेंट करता है तो लाजिम सी बात है कि उनको जलन तो होगी। वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तो हमारी किसी भी खुशी में साथ नहीं रहते। तो चाइना, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, चाइना का भी, वो ये दोनों देश हमारे एडवर्सरीज हैं आज की तारीख में। और भारत की इस तरक्की को देख के खुश तो कोई भी नहीं होगा। चाइना भी नहीं चाहेगा कि भारत जो है साउथ एशिया के अंदर उसके साथ में कंपटीशन में हर चीज में आगे आ जाए, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, मिलिट्री ग्रोथ हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजीज हो, कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन अब धीरे धीरे भारत जो है बड़ी स्पीड के साथ, इसरो ने काफी कमाल किए हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसके पास तो हम सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कंपटीशन अभी चाइना है। और जिस हिसाब से हम
मून मिशन कर रहे हैं, गगनयान करने जा रहे हैं। हमने सूर्ययान हम भेज चुके हैं और आगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भी हम स्पेस में भेजना चाह रहे हैं। मंगलयान हम प्लान कर चुके हैं। तो इस सब को देखते हुए डेफिनेटली एक आज कह सकते हैं कि हम भी चाइना से किसी भी हाल में पीछे नहीं है। डेफिनेटली काफी तेज स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। आपने जो देश है वो लगातार काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां जी मैं आपका रुख करूंगा और इस बीच जानकारी में मिसाइल को आप कुछ कहना भी चाह रहे थे सर, अपनी बात भी कंप्लीट करिए, लेकिन अपना सवाल भी आपसे आपके सामने रख दूं मैं। जिस तरीके से खबर यह भी सामने आ रही थी कि जो SSLV है वो न केवल भारत को जानकारियां मुहैया करवाएगा बल्कि दुनिया भर को जानकारियां मुहैया करवाएगा। इसको लेकर क्या जानकारियां, किस तरीके से ये काम करेगा? इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको जवाब दूंगा। श्योर सर, श्योर। ये देखिए, मैं चूंकि एरोस्पेस साइंटिस्ट रह चुका हूँ, मैं जॉइंट डायरेक्टर रह चुका हूँ DRDO का, और स्पेस लॉन्च से मेरा कहीं ना कहीं संबंध रह चुका है जी। तो ये बात में थोड़ा सा जो भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था इन्होंने कि आज के दिन में इसरो जो है वो उन्होंने ये नई तकनीक स्थापित की है कि जो भी चीज ऊपर भेजते हैं उसको उस कक्षा से निकाल के वहां पे डेब्रीज फैलाए नहीं, इसके लिए प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन उसमें EOS को हम धरती पे वापस लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि धरती में वापस लाने के लिए फिर उसमें बहुत सारे और चीजें होंगे। उसमें देखिए, जब ये जो सैटेलाइट जिस मैंने बताया ना कि 7.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रही है जी। तो ये जब ये धरती की तरफ आना चाहेगी तो एटमॉस्फेयर में एंट्री के टाइम में इतना घर्षण होता है कि टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। उसमें सब कुछ जल जाता है। जो भी अर्थ के ऊपर में एंट्री करने की कोशिश करेगा उस गति पे वो बिल्कुल जल जाएगा। तो इसरो ने क्या किया है कि वहां पे कक्षा में छोड़ने के बजाय इन्होंने छोटी सी एक प्रोपल्शन दी है, जिससे कि उसको थोड़ा सा कुछ गति को कम कर दे। गति को कम जैसे करेंगे तो उसका वो जो है धरती की तरफ में खींचने का शुरू होगा, तो धरती के तरफ में जल्दी से आना शुरू करेगा, और जब वो धरती के एटमॉस्फेयर में जब एंट्री करेगा तो वो जल जाएगा। धरती पे लाने के लिए वो जो पूरा सैटेलाइट मास है इसको एक थर्मल कवर में डालना पड़ता है। जैसे स्पेस शटल, आपने देखा होगा कि स्पेस शटल ऊपर जाती है और फिर वहां से नीचे आती है। आज के दिन में जैसे स्पेस एक्स का क्रू मॉड्यूल है, वो उसकी जो सरफेस है वो ऐसी चीजों की बनी हुई है कि वो 2000-2500 डिग्री सेल्सियस पे भी वो जलती नहीं है। तो उसके लिए बड़ा अलग से एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो EOS है, अगर 1 साल के बाद ये नीचे गिरेगा तो उसमें एक जो ट्रिमिंग वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी को कम करके उसको एक्सेलरेट किया जाएगा जल्दी से धरती की तरफ आने के, जिससे कि वो स्पेस में एक डबरी बन के नहीं रह जाए। तो जैसे वो धरती की तरफ में आएगी, एटमॉस्फेयर में एंट्री करके वो जल जाएगी। ठीक और उसके बाद फिर उसका खतरा नहीं रहेगा। दिनेश जी भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, एक बार दिनेश जी को सुन लेते हैं सर। एक मिनट। आपने जो दूसरा जो सवाल पूछा था कि ये लॉन्चिंग व्हीकल जो है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा विश्व पे, देखिए ये लॉन्च व्हीकल है और इसकी जो पेलोड क्षमता है वो अधिक से अधिक 500 किलोग्राम है। तो छोटे छोटे सैटेलाइट जब आपको लॉन्च करने होंगे तो अब आपको 15 सैटेलाइट या 1.5 टन या 2 टन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आप एक सैटेलाइट लीजिए, 2 सैटेलाइट लीजिए, उसको इसके पेलोड सेक्शन में लॉन्च करके आप दे दीजिए। बिल्कुल सर, समय कम बचा है। ठीक है दिनेश जी, आपका रुक करूंगा सर, प्लीज 30 सेकंड है मेरे पास, आप अपना जवाब प्लीज दीजिए। मैं कहना चाह रहा था विषय कि मेरा तात्पर्य यही था कि ये नहीं था कि उसको हम धरती पे ले आएंगे, क्या करेंगे धरती पे लाके, यूज तो कर नहीं सकते दोबारा से। बेसिकली धरती की तरफ लाने का मतलब यही था कि वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो जैसे कि बाकी एस्ट्रॉइड वगैरह जल के राख हो जाते हैं तो ये भी राख हो जाएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। और रही बात दूसरी जो इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जितना भी कचरा अभी स्पेस में घूम रहा है वो अभी धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है। बिकॉज जैसे ढांचा बता रहे थे जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारत की जो आत्मनिर्भरता इस वक्त हम देख रहे हैं, उसी आत्मनिर्भरता का कमाल है कि लगातार दिन प्रतिदिन भारत जो है नए नए करिश्मे, नए नए कारनामे कर रहा है, जिससे दुश्मन भी कहीं ना कहीं परेशान है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने जी भारत को दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहे जी भारत के साथ।